फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 24, ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी। और इस मॉड्यूल में हम लोग देखने जा रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन पॉलिसी हम लोग 2 मॉड्यूल में देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 24 एंड 25। 25 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रिटिश हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरह इंटरवीन किया है, कैसे वो इंटरफेयर किया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इसलिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा या तुम लोग जानते भी हो इस चीज़ को कि इंग्लिश एजुकेशन, देखते हो कितना हावी है इंग्लिश एजुकेशन भारत पे। तो इसका जो जेनेसिस है, इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ का जो आंसर है तुमको इस मॉड्यूल में पता चल जाएगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो अभी का जो जुडिशरी सिस्टम है उसका क्या लिंक है, तो पिछले क्लास में हम लोग किए थे, करेक्ट। ये सब कंटिन्यूएशन है, लेगेसी है, ये कंटिन्यूएशन वाला चीज़ है। तो देखो क्या है ये, सिलेबस देख ही रहे हो तुम लोग, है ना। ये सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है। इसमें आप ब्रिटिश का प्रोग्राम और पॉलिसी बीच में फिट कर दोगे, कंपनी के अंदर भी और क्राउन के अंदर भी। चलो यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, एजुकेशन का परिभाषा समझो और उस समय का एंशिएंट इंडिया का व्यवस्था समझो और अभी का जो मॉडर्न डे सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको भी समझो। तो एजुकेशन क्या है? एक लर्निंग का एक प्रोसेस है, नॉलेज पाने का एक प्रक्रिया है, स्किल डेवलप करने का एक तरीका है, वैल्यूज़ डेवलप करने का तरीका है, एंड हैबिट्स ऑफ एसेंशियल नीड्स ऑफ लाइफ। यानी कि एक लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्या क्या हैबिट्स की ज़रूरत है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द एजुकेशन। और यही मैं डेफिनेशन देता हूँ हमेशा, एजुकेशन इज़ नॉट जॉब। एजुकेशन जॉब नहीं है, जॉब एक छोटा सा रिजल्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, दिमाग का विकास करना, स्किल डेवलप करना, समझे, वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, क्या गलत है क्या सही है बीच में वेद जानना, समझे, और अपना इतना अच्छा हैबिट करना है ताकि लाइफ जो है बहुत बेटर तरीके से जा सके। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। समझ गए? देखो कितना अच्छा मॉडल में डेफिनेशन भी दिया है आपका। तो पहले जो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें तो संस्कार बहुत ज़्यादा है ना, गुरुकुल सिस्टम, गुरु बैठते थे, शिष्य आते थे, पढ़ते थे, जो भी सवाल है गुरु से पूछते थे। इसी को बोलते गुरुकुल सिस्टम। मैं जानते हो कि अभी का जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में तुम लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हो या जिस व्यवस्था से तुम बहुत परिचित हो, तो अभी क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल है ना विद्यार्थी लोग। उसके बाद फिर सेकेंडरी स्कूल होता है, फिर हायर सेकेंडरी होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर पीएचडी होता है, एमफिल होता है, बहुत सारा अलग अलग है ना जी। तो अभी का ये व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था तुम देख रहे हो प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये और कहीं नहीं ब्रिटिश से ही आया है डायरेक्ट। समझे कहाँ से आया है? ये ब्रिटिश से आया है। तो बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। आगे देखो, सवाल ये है कि मॉडर्न एजुकेशन, अब ब्रिटिश, भारत तो गुलाम बन गया है ब्रिटिश का, है ना। तो बिल्कुल, तो अब ब्रिटिश सोचेगा कि कैसे यहाँ पे इतने जो आबादी रह रहे हैं इसको किस तरह एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि वो सब सब्जेक्ट्स बन गया, ब्रिटिश का सब प्रजा है एक तरह से कह सकते हो। तो ब्रिटिश सोचेगा इस चीज़ को लेके, एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑल्सो। हाँ, प्रेशर होगा, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल से प्रेशर होगा। एक तो अपना ही क्रिश्चियन मिशनरी से उसको प्रेशर होगा कि भाई खोल दो दरवाजा, हम सबको क्रिश्चियनिटी बनाएंगे, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारे जो एजुकेटेड जो यूथ है, 101 यूथ हुए हैं हमारे, 101 लीडर हुए हैं, तो उनका भी सोच होगा। और जैसे राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग सब, दयानंद सरस्वती टाइप के लोग सब, ईश्वरचंद्र विद्यासागर टाइप के लोग सब, तो इनका भी अपना एक मत होगा। और दूसरी बात है कि भारत में जो भारत का जो व्यवस्था शुरू से रहा है, कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम तो है शुरू से ही। याद करो तुम लोग, ब्रह्म समाज और आर्य समाज का क्या डिफरेंस था, है ना। ब्रह्म समाज चाहता था कि न्यू स्किल्स होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए, बट जो आर्य समाज वो कहता था कि नो, वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो एंशिएंट इंडिया में जो वेदास पढ़ाया जाता था, वैदिक टाइम नहीं, जो वेदास पढ़ाया था, तो उसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है। यही था आर्य समाज का लोगो, मोटो। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन। तो सरकार को प्रेशर है, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को प्रेशर कहाँ कहाँ से मिल रहा है? एनलाइटेंड इंडियंस, जो पढ़े लिखे यूथ है, राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग सब, उनका एक अलग से प्रेशर रहेगा। और दूसरी बात है उसका अपना ही कम्युनिटी क्रिश्चियन मिशनरी, वो भी प्रेशर देगा। जैसे इंडियंस लोग क्या प्रेशर देंगे? जो पढ़े लिखे इनलाइटेड इंडियंस, एजुकेटेड यूथ है,
वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि यस वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि जो ब्रिटेन का एजुकेशन है, जो यूरोप का एजुकेशन, वही एक इलाज है। क्योंकि इस कंट्री में बहुत सारे कुरीति है, बहुत सारे इविल्स है, चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो, चाहे वो सोशल वे में हो, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, बहुत सारे कुरीति है। यदि उस कुरीति को ख़त्म करना है, वो गलत चीज़ को ख़त्म करना है, तो वेस्टर्न एजुकेशन ही ज़रूरी है। यानी कि हमारे इंडियंस लोग भी, बहुत सारे जो पढ़े लिखे इंडियंस है, क्योंकि ये सब जो पढ़े हैं यूरोपियन स्टाइल में ही पढ़े हुए लोग सब है, तो जाहिर सी बात है, एक अफेक्शन तो होगा ही होगा। बात समझ रहे हो ना। और ये भी बात सत्य है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें लॉजिक है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसमें कोई जज्बात नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक अप्रोच है उसमें। मानते हो ना इस बात को? तो बिल्कुल हमारे इनलाइटेड इंडियंस का मानना ये था। दूसरी बात देखो, क्रिश्चियन मिशनरी, they thought that modern education would destroy faith of Indians in their own religion and they would take to Christianity। क्योंकि जब वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो लोग जो है, इंडियंस लोग खुद अपने रिलीजन के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। और ये होता है कि नहीं होता है बताओ? तो अभी भी देखते नहीं ये चीज़। बचपन में जो तुम लोग अपने माता पिता के साथ जो अटैच रहते हो और मंदिर जाते हो, समय के साथ साथ वही चीज़ घटना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि तुमको वेस्टर्न एजुकेशन मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में कहीं पे भी कल्चर नहीं पढ़ाया जाता है भारत का। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि ये चीज़ कमी है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ये चीज़ कमी है और इस चीज़ का फायदा उठाना चाहता है क्रिश्चियन मिशनरी, ताकि वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करे मॉडर्न एजुकेशन, यहाँ का वैल्यूज खत्म करे, यहाँ कल्चर खत्म करे, और उसके बाद जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करे। तो देखो इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मॉडर्न यूथ चाह रहे हैं एजुकेशन इसलिए आए ताकि यहाँ का जो इविल्स है वो खत्म हो सोसाइटी का। मगर क्रिश्चियन मिशनरी क्या चाह रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन इसलिए आए ताकि लोग क्रिश्चियन बन जाए। यू जस्ट सी द डिफरेंस इन द ओपिनियन, डिफरेंस इन द अप्रोच। हाँ देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एंड सेरमपुर मिशंस वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट, हाँ जो भी सेरमपुर जगह का नाम है, उड़ीसा वाला जगह का नाम, वहाँ पे जो भी मिशनरी सब था वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि हाँ इस तरह का एजुकेशन को स्प्रेड करने की ज़रूरत है भारत में, कि स्प्रेड करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और क्रिश्चियनिटी वाला मैसेज देना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे इंडियंस लोग ऐसे स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि इन लोग का रिलीजन बहुत हावी है इन लोग के ऊपर। एंड इट इज़ करेक्ट ऑल्सो। जो आदमी कम पढ़ा लिखा है देखो बहुत रिलीजियस होगा वो। मैं गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं जो देखो जो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा होगा वो लिबरल बन जाएगा अपने आप। यू जस्ट सी द डिफरेंस। हाँ तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि यस कैसा एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए भारत में। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत का ये सोच है सरकार का। इसमें ये एक जर्नी है, इसमें बहुत कुछ होगा आने वाले समय में। आया समझ में स्टूडेंट तुम लोग को? आगे देखो तो ब्रिटिश, बिल्कुल ब्रिटिश क्या चाहता है? ब्रिटिश चाहता है कि वो वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन फैलाए। दूसरी बात है देखो, अब ब्रिटिश को कहाँ से मिला प्रेशर? ब्रिटिश को प्रेशर मिला इधर से, इनलाइटेड इंडियंस से, क्रिश्चियन मिशनरी से। मगर ब्रिटिश का अपना भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो ब्रिटिश ने जो भी काम किया हो, भले ही तुमको कुछ नेक दिखता हो, कुछ खराब दिखता हो, जो भी ब्रिटिश ने किया वो ब्रिटिश ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया। ये भी तुम लोग को पता है। इंडियंस को लेकर उतना वेलफेयर वाला भी बुद्धि नहीं था इन लोग के अंदर कि इंडियंस लोग करेगा तो उसका भला होगा, ऐसा कुछ सोच नहीं है। ऐसा सोच होता तो कॉलोनी ही नहीं बनाता इस कंट्री को। सिंपल बात है। वो कुछ भी किया है तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया गया। देखो वही बोल रहा है, वो खुद चाहता था कि मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करे ताकि उसका जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो भारत में उसने कंट्रोल किया उसका फाउंडेशन और स्ट्रांग हो जाए। बोलो कैसे सर? सिविल सर्विस एग्जाम है ना जी, हाँ, और भी बहुत सारा पोस्ट होगा ना, उसमें इंडियंस को भर्ती करके बिल्कुल यूरोपियन टाइप का लोग बना देना। एग्जाम्पल देखो, इससे क्या हुआ कि एजुकेटेड इंडियंस बहुत ही चीप अवेलेबल होंगे, बहुत सस्ता में मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी सब ऑर्डिनेट पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो नीचे का जो पोस्ट है उसमें इंडियंस रहेगा और ऊपर से यूरोपियन कंट्रोल करेगा। हमने तो देखा है आर्मी में भी, हमने तो देखा है पुलिस में भी, हमने देखा है सिविल सर्विस में भी। ये चीज़ आया समझ में? उसको सस्ता मिल जाएगा और इंडियंस लोग भी खुश होंगे, बोलेंगे हमको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए उसको क्या चाहिए? सस्ता दाम पे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, और इंडियन से बेस्ट नहीं हो सकता है कोई। इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन इसके अंदर डालो, एक पीढ़ी तैयार होगा, उसको काम करवाएंगे सब ऑर्डिनेट पोस्ट पे, छोटे छोटे पोस्ट पे हमारे लिए काम करेगा वो लोग। बिजनेस एक्सपांसन देखो, होप दैट एजुकेटेड इंडियंस वुड कंज्यूम ब्रिटिश गुड। देखो सही बात है, अभी भी तुम करते हो ना, पढ़ा लिखा आदमी देखते हो कपड़ा किस तरह का पहनता है। हमारे इंडियंस अभी भी पढ़ा लिखा इंडियंस देखो ना, वो धोती वोती पहनना नहीं पहनता है, क्या जाएगा? सूट बूट पहनेगा। सूट बूट कहाँ का चीज़ है? या फिर जो भी कपड़ा अभी पहने वो सब ये वेस्टर्न का दिया हुआ चीज़ है। तो वही बोला कि जब ये लोग
वेस्टर्न एजुकेशन पा लेंगे, जब एजुकेटेड बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश गुड्स कंज्यूम करेंगे, तो इससे हमारा बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होगा। बात तो सही है। और दूसरी बात है वही कि हमारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, वहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसे भी शुरू हो चुका, वहाँ सामान आएगा, यहाँ कंज्यूम करेगा, देखो हमारा तो फायदा ही फायदा, हमारा तो बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। ये ब्रिटिश का सोच है। दूसरी बात है कि यस, ये देखो जब भी कोई भी क्लैश करेगा, याद करो 1857 का रिवोल्ट, उसमें पढ़ा लिखा आदमी ने ब्रिटिश को ही सहयोग किया था। उसने उस रिवोल्ट में जमींदार ने सहयोग किया था ब्रिटिश को, याद है। तो जब वही बोला कि जो एंग्लाइज इंडियंस हो गए, जो अंग्रेजी में वेस्टर्न एजुकेशन में जो पढ़े लिखे जो इंडियंस हो गए, वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश को ही फेवर करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का जो फाउंडेशन है, जो ब्रिटिश का तुम्हारा जो रूट है, वो और मजबूत हो जाएगा भारत में। तो बात समझ में आ गया ना। तो यानी कि ब्रिटिश जो एजुकेशन फैलाना चाहता है भारत में, उसके पीछे उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो मार्केट के सेंस पे हो, चाहे मार्केट के एक्सपेंशन के रूप में हो, चाहे सबऑर्डिनेट पोस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भरना हो, या फिर उसको अपना हेजीमोनी क्रिएट करके रखना हो। हर एक चीज़ में तुमको क्या दिखेगा, ब्रिटिश का अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट दिखेगा। इसलिए वो इंडियंस को पढ़ाना चाहता है, वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहता है। एंड देयर वाज अ एम्फसिस ऑन इंग्लिश मीडियम एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड एजुकेशन। तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम पर ही काम करेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्चर के रूप में, ताकि कॉमन आदमी से भी संवाद करना आसान हो जाए। सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है ना, किसी भी कंट्री में आप जाते हो, यदि पढ़ा लिखा आदमी को इंग्लिश समझ में आ गया तो वो मीडिएटर का रूप में काम करेगा। जैसे लगान मूवी देखे हो ना, लगान मूवी देखे हो तो कुछ इंडियंस है ना जो इंग्लिश बोलता है, फिर वो आमिर खान को बोलता है, आमिर खान का बाद फिर वो इसको बोलता है। जैसे गाइड, जिसको गाइड बोलते हैं, बीच में होते हैं ना गाइड, जो दोनों को ही कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इस तरह के यदि इंडियंस गाइड बनने के लिए तैयार है तो इससे शासन चलाना और आसान हो जाएगा, समझे। हाँ, तो क्या क्या समझना है हमको इस क्लास में, हमें कंपनी रूल के अंदर समझना है, और नेक्स्ट क्लास में हमें ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में समझना है। तो फर्स्ट समझेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। याद करो यही चार्टर में 1 लाख रुपया दिया गया था, बताए थे पहले। इस चार्टर में 1 लाख रुपया दिया गया था, बट वो 1 लाख रुपया कभी खर्च नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा चार्टर क्या था स्टूडेंट, ठीक 20 साल बाद आएगा ना, 1833 में आएगा, उसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। उस समय कुछ डिबेट भी होगा तो वो भी समझेंगे हम लोग। मैकेले बताए थे ना, मैकेले का बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन में भी। लॉ कमीशन तो बना ही फर्स्ट, उन्होंने एजुकेशन के पीछे भी बहुत मेहनत किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, वो हुड डिस्पैच है। तो इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हम लोग इस मॉड्यूल में। तो आगे बढ़ो, तो देखते हैं यहाँ विद्यार्थी लोग, हमें देखना बहुत जरूरी है कि इनिशियल एफर्ट क्या था, शुरुआत में कैसे एजुकेशन फैलाने का प्रयास किया गया था। चूँकि जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, हाँ, बनियाओं का कंपनी है, वो मर्चेंट कंपनी है। तो उसका जो दिमाग होगा क्या होगा, केवल प्रॉफिट मेकिंग, कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, समझे, कैसे अपने तिजोरी को, कॉफर्स को, कैसे अपने तिजोरी को भरा जाए। एंड दे टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। उसको कोई एजुकेशन से मतलब नहीं है। क्यों, ट्रेडिंग कंपनी है वो जी, वो बनियाओं कंपनी है, तो उसको क्या इंटरेस्ट रहेगा। बाद में वही ट्रेडिंग कंपनी जब सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन जाएगा तब तो जिम्मेदारी आएगा, क्योंकि प्रशासन उसी के अंदर है। जब सरकार बन जाओगे तब तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि आप जब टैक्स उठा रहे हो तो सर्विस तो देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ना। तो जब तक ये लोग ट्रेडिंग कंपनी थे, बनियाओं कंपनी, कोई मतलब नहीं है। बड़े लोग क्या करें, एजुकेटेड रहे, क्या मतलब है इसको, वो ट्रेडिंग कंपनी है। पर जैसे वो पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में आ जाएगा तब वो करेगा वो काम। हाउएवर वही बोल रहा है, हाँ, समझे। मगर शुरू में भी देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि 1757 स्टूडेंट, देखो याद करो, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर, एंड 65 इज योर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद तो जानते हो कि बनना शुरू हो गया था। तो यही देख सकते हो कि शुरुआत में भी स्टूडेंट जैसे ही ट्रेडिंग कंपनी से वो ट्रेडिंग कंपनी प्लस थोड़ा पॉलिटिकल एंटिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो कुछ काम किया है। जैसे एग्जांपल देखो 1781 में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था। किसने किया था, वारेन हस्टिंग ने किया था। इसलिए ताकि मुस्लिम लॉ पढ़ाया जा सके और उससे संबंधित सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत का एफर्ट है। कौन सा कॉलेज बना था, कलकत्ता मदरसा। पूछता है सिविल सर्विस में, मैच द कलम में, कि कलकत्ता मदरसा किसने बनाया था, तो वारेन हस्टिंग थे। और किस लिए बनाए थे, तो मदरसा है तो वहाँ पे समझ जाओ मुस्लिम से, शरिया लॉ से रिलेटेड होगा, वो समझ गए ना, उसी से रिलेटेड होगा। 1791 देखो, 10 साल बाद कह सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, यही यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत कॉलेज के बारे में, कि संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था। जोनाथन डंकन।
जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया था विद्यार्थी लोग, किसके लिए? हिंदू लॉ के लिए, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति जो भी है, और उस समय जो भी हिंदू लॉ सब होगा ना उसका फिलॉसफी, सदर्शन जानते हो ना, बहुत सारा फिलॉसफी है कि नहीं है, न्याय है, वैशेषिका है, मीमांसा है, योगा है, हाँ पतंजलि का योगा है कि नहीं है, सब हिंदू फिलॉसफी को पढ़ाने के लिए संस्कृत कॉलेज खोला गया था। यूपीएससी ने कुछ साल पहले ये सवाल पूछा था मैच द कलम में कि संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था, तो नाम क्या है? जोनाथन डंकन। 1800 में देखो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था ना, जो यूथ लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, इसको इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बट ये कॉलेज को बंद करना पड़ा था ना, बंद करके इंग्लैंड में रिप्लेस कर दिया गया था ना, यस वही कॉलेज है ये। तो फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, वही लॉर्ड वेलेस्ली जो 4th एंग्लो मैसूर वार में एक्टिव है नीचे, समझे, ताकि सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग दे सके, हाँ उस लैंग्वेज में जो इंडियन कस्टम्स का जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो दे सके, क्योंकि आखिर जो सिविल सर्वेंट है वो इंडिया के लिए ही सेवा करेंगे, तो उसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज के बारे में समझो। बट देखो ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द सीओडी मेंबर, है ना, मेंबर के प्रेशर के भाई, सीओडी जान रहे हो ना, कमिटी ऑफ जो था आपका क्रेडिटर्स, वही ना वाजिब, सीओडी और बीओसी, तो जो सीओडी है, जो स्टेक होल्डर है जो कंपनी का, उसने अपोज कर दिया कि नो इधर नहीं खोलना है, इधर खोलेंगे तो लॉयल्टी शिफ्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल की तरफ आ जाएगा, इसलिए यहाँ बंद करो, इंग्लैंड में ही खोलो। यस 1813 चार्टर में देखो, 1813 में फाइनली 1 लाख रुपया दिया गया, हाँ बोला कि 1 लाख हम देंगे, एनुअली देंगे, ताकि भारत में मॉडर्न साइंस लिटरेचर डेवलप हो सके। मैं ये 1 लाख के ऊपर विवाद हो गया कि 1 लाख खर्च करे तो करे कहाँ पे, ठीक है, तो उसको लेकर विवाद हुआ, थोड़ी देर में समझोगे इस चीज़ को लेके। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये जो कलकत्ता मदरसा खुला है 1781 में वॉरेन हस्टिंग के द्वारा, यह जो संस्कृत कॉलेज खुला है जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है, इसको बनाया इसलिए गया था, तो इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि क्वालिफाइड इंडियन सब बन सके, एजुकेटेड यूथ तैयार हो, इधर मुस्लिम का इधर हिंदू का, और वो लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में काम करवाया जा सके। यही ना चाहता था ब्रिटिश कि सस्ते दाम में एजुकेटेड इंडियंस मिल जाएंगे। और एक तो दूसरी बात है कि कभी भी विद्रोह होगा तो ये लोग संभाल लेगा नीचे, कि इंडियंस एक दूसरे से फैमिलियर है, तो चालाकी है ब्रिटिश का, ये भी अपने मन से नहीं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है तभी खोला गया है सभी चीज़, समझे। आगे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो सवाल ये है कि कैसे 1 लाख रुपया दिया गया ना चार्टर एक्ट 1813 में, तो सवाल ये है कि किस तरीके से पैसा खर्च किया जाए, वे ऑफ स्पेंडिंग द मनी फॉर एजुकेशन, कैसे पैसा खर्च किया जाए, कहाँ पे खर्च किया जाए, कौन सा फैलाना सही होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज को यानी कि इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए कि ब्रिटिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए, तो ये सब चीज़ को लेकर उस समय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट था। तो यहाँ पे देखो 3 स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट मतलब अलग अलग विचारधारा। तो पहले वो देखते हैं, पहला विचारधारा देखते हैं, ये पहला विचारधारा कहता है ओपिनियन 1 कि यस वेस्टर्न लिटरेचर को प्रीफर करना चाहिए, 1 लाख जो रुपया है वो पूरा वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर समझते हो ना, जैसे विलियम शेक्सपियर कुछ लिख दिए, वहाँ का जो ब्रिटिश का जो लिटरेचर है, हमारा दिनकर साहब का नहीं जी, वहाँ का यूरोप का, वो लिटरेचर को भारत में प्रमोट किया जाए। दूसरा ओपिनियन क्या है, ये सब लोग का, ये ब्रिटिशी लोग है, कोई इंडियंस नहीं है यहाँ पे, ब्रिटिश लोग के अपने बीच में ही ओपिनियन फॉर्म हो रहा है। तो दूसरा ओपिनियन क्या कहता है कि नो ओरिएंटल लिटरेचर होना चाहिए, ओरिएंटल मतलब यहाँ का भारत का लिटरेचर होना चाहिए, भारत का लिटरेचर होगा जल्दी समझेगा ये लोग, ताकि उसे फैमिलियर है। आज हिंदी बोल रहे हैं कि वो जल्दी समझ पा रहे हो ना, रीज़न है उसके पीछे, भले ही इंग्लिश हो मगर बता रहे हैं हिंदी में कि जल्दी कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ को, बात समझे। तो ओपिनियन 1, ओपिनियन 2, ओपिनियन 3। अब देखो ओपिनियन 1 में क्रिश्चियन मिशनरी, वो कहता है कि यदि एजुकेशन भारत में फैलाना है तो क्रिश्चियन मिशनरी को आगे आना पड़ेगा, ओपिनियन 1 में। ओपिनियन 2 में क्या बोला कि नो इंडियन खुद ही आगे आएंगे तभी एजुकेशन फैल सकता है और 1 लाख रुपया प्रॉपर खर्च हो सकता है। और तीसरा ओपिनियन क्या है, तीसरा ओपिनियन ये कहता है कि नो जो ट्रेडिंग कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, जो कि पहले बना है, देखो संस्कृत कॉलेज बनाना, बनाना संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा बनाना, उस तरह बनना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ का जिम्मेदारी ले। 3 अलग अलग ओपिनियन हुआ, ये बोला क्रिश्चियन मिशनरी को छोड़ दो, एक बोला कि नो इंडियंस को खुद दे दो, इंडियंस खुद कर लेगा, और तीसरा क्या है तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दे। तीसरा देखो मीडियम क्या होना चाहिए, सवाल ये है कि मीडियम क्या होना चाहिए, तो एजुकेशन दिया जाए इंग्लिश मीडियम में। तो तुम लोग को लग रहा है ये हावी है अभी भी, यस। पहला ओपिनियन देखो, पहला ओपिनियन क्या था कि एजुकेशन शुड बी गिवन मोस्टली थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के थ्रू एजुकेशन दिया जाए। बट जो ओपिनियन 2 है, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि नो, चाहे भले ही वेस्टर्न साइंस हो,
भाई वो नॉलेज हो उसको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में देना चाहिए। क्या होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज? जैसे हिंदी हो गया, हिंदी बहुत पहले का चीज़ नहीं है, हिंदी बहुत बात का चीज़ है। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, इसको बोलते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें देना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। मत तीसरा जो ओपिनियन वो कहता है कि नो, आप क्लासिकल लैंग्वेज में दो, संस्कृत में दो, अरबिक में दो, अरबी मुस्लिम लोग हैं तो अरबिक ही पढ़ेंगे। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस बात समझ में। संस्कृत में लोग पढ़ ही रहे थे, पहले नहीं पढ़ रहे थे क्या? गुरुकुल में संस्कृत ही पढ़ाई होता था। तो तीनों अलग अलग विचारधारा है कि नहीं है? मेथड देखो, तरीका क्या होना चाहिए एजुकेशन फैलाने का। तो पहला तरीका क्या ओपिनियन की? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या होता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? कि कुछ आदमी को पढ़ा दो, अब कुछ आदमी को पढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा बाकी लोगों में, मासेस में। कुछ तैयारी करा दो, कुछ ऊपर एलाइड क्लास बना दो, कुछ पढ़ाई करवा दो, उसको एजुकेशन दे दो, वो मास कम्युनिकेट होगा उसके साथ, लोग पढ़ लेगा। इनके सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ को पकड़ो उसको पढ़ाओ, अपने आप फैल जाएगा पढ़ाई। ये कभी हुआ नहीं भारत में। तो सोच ऐसा है कि एजुकेशन शुड फिल्टर्स डाउन फ्रॉम द अपर क्लास टू द मासेस। समझ रहे हो ना? एजुकेशन अपर मास से अपर लोग से मासेस में चला जाएगा, कॉमन पीपल में चला जाएगा। इसी जो अप्रोच है इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन अप्रोच। हाँ, ओपिनियन 2 क्या कहता है? ओपिनियन 2 कहता है नहीं, कंपनी को ही जिम्मेदारी लेना होगा और सभी लोग को पढ़ाना होगा। ऐसी ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी काम नहीं कर पाएगा। जब तक सबको नहीं पढ़ाएंगे तब तक सब लोग नहीं पढ़ पाएगा। तो ये इसका मतलब देख रहे हो ना, अलग अलग विचारधारा एक दूसरे से क्लैश कर रहा है, डिबेट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, that is dissensions among various opinions and general committee of public instruction 1823। बच्चे लोग इसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत है। ये वाला ये जो पेज का, ठीक है ना, दिमाग अपना क्लास में रखना बहुत अच्छे से। यहाँ पे समझो कि डिबेट हुआ, क्योंकि यहीं पे तय होगा कि अब होना क्या चाहिए। हाँ, तो ओपिनियन अलग अलग ओपिनियन बन रहा है और अलग अलग ओपिनियन है। कोई बोल रहा है कि इंग्लिश में होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि नो इधर संस्कृत में होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि इधर वेस्टर्न लिटरेचर पे खर्च होना चाहिए, तो कोई बोला ओरिएंटल लिटरेचर पे खर्च होना चाहिए। बहुत तरह का बात है। कोई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का बात कर रहा है, कोई बोला कि डायरेक्ट सब मासेस को ही पढ़ाना चाहिए। तो अब देखो उस सिलसिले में क्या हुआ। 1823 में गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उन्होंने एक जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक कमेटी बनाया। उसी कमेटी का नाम क्या है कि सामान्य कमेटी है, किसके ऊपर? पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यानी कि क्या पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब क्या एजुकेशन होना चाहिए, उसको लेके कमेटी बनाया गया, समझे? विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट द 1 लाख ऑफ रुपीज़ फॉर एजुकेशन। जिसके पास उसी कमेटी के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि 1 लाख रुपया जो अभी अटका हुआ है ना, दे तो दिया था चार्टर एक्ट 1813 में ही, यही कमेटी डिसाइड करेगा कि 1 लाख रुपया खर्च कहाँ होना चाहिए। तो देखो इस कमेटी ने क्या डिसीजन लिया, देखो समझते जाओ बढ़िया उससे। शुरू में देखो, कमिटी डिसाइडेड टू स्पेंड मेजर पोर्शन फ्रॉम द ग्रांट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। शुरू में ये लोग क्या किया, कह सकते कि ओपिनियन 2 का जीत हो गया। शुरू में ओपिनियन 2 में यही ना बात था कि ओरिएंटल लिटरेचर पे, यानी कि भारत का जो लिटरेचर है उसके ऊपर खर्च होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। शुरू में ऐसा सोच था, मगर बाद में क्या हुआ कि एटीट्यूड चेंज हुआ, समझे? बाद में जो कंपनी का जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ। ये लोग प्रीफर किए कि नो इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, और भी कौन करेगा? मिशनरीज करेंगे। हाँ, समझ गए ना? बट देयर वाज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द इंग्लिश एजुकेशन। मेनली क्यों? प्रेशर था क्रिश्चियन मिशनरीज का और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश साहब का इन्फ्लुएंस था कि ब्रिटिश साहब चलो ना मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाओ ना, इंग्लिश ही पढ़ाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा कम्युनिकेट करना। तो शुरू में जो ओरिएंटल लिटरेचर वाला जो सोच था वो हट के तुम्हारा मॉडर्न एजुकेशन ये वाला आ गया सोच, देख रहे हो ना? तो कहाँ खर्च होगा इंग्लिश एजुकेशन? इन अ कमिटी आउट ऑफ 10 मेंबर, देखो अब देखो यहाँ पे देखो फाइट देखो ना उसके में। अब देखो 10 मेंबर है, 10 मेंबर ओपिनियन 1 और ओपिनियन 2 टाइप का। 5 मेंबर बोलते हैं कि नो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, उसी को इंग्लिश कहते हैं हम लोग, कि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ाना चाहिए हमको। दूसरा 5 मेंबर है वो क्या कहते हैं? नो ओरिएंटल होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज, वही संस्कृत और ये होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसलिए लिखा गया ना पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पढ़ाने का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? पब्लिक मतलब क्या? संवाद करने का क्या होना चाहिए? एजुकेशन का लैंग्वेज क्या होना, उसको लेकर फाइट हो रहा है। तो 5 और 5 टाई हो चुका है। इसी को फेमसली कहा था कि इंग्लिश वर्सेस क्लासिस्ट कंट्रोवर्सी, और ये प्रीलिम्स में पूछा गया है। और मैं इसलिए इस पर ज़्यादा बल दे रहा हूँ कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल में भी ये सवाल पूछा जाता है। ऑप्शनल का बात कर रहा हूँ मैं, जीएस का बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शनल तक में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इंग्लिश वर्सेस क्लासिस्ट का क्या कंट्रोवर्सी था,
उस समय कैसे बना था कमेटी? कमेटी बना ना 1823 में। कमेटी का नाम क्या है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं से तय होगा कि भारत में एजुकेशन व्यवस्था उसका मीडियम क्या होने जा रहा है। देखो आगे देखो, तो कंट्रोवर्सी जो था एंग्लिश और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, जिसका दोनों का अपोजिट व्यूज था कि पैसा खर्च किया जाए तो क्या कहाँ जाए, किस लर्निंग में खर्च किया जाए, किस लैंग्वेज में खर्च किया जाए। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश कहेगा कि नो, केवल वेस्टर्न स्टडीज़ होना चाहिए, वेस्टर्न लिटरेचर होना चाहिए और साइंस होना चाहिए जो कि वेस्ट से निकल के आया है। और इंग्लिश क्या बोले कि नो, इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग होना चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न स्टडीज़ हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उसी विद्यार्थी के लिए हो जो जॉब लेना चाहता है, क्योंकि आपका लाइवलीहुड भी चलाना है। दोनों के बीच में फाइट। हाँ, देयर वॉज अ डिफरेंस रिगार्डिंग लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज को लेकर थोड़ा डिफरेंस है इंग्लिश का, बट ओरिएंटलिस्ट को पकड़ा हुआ है कि नो, जो लैंग्वेज होना चाहिए वो संस्कृत होना चाहिए, वो क्लासिकल होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्नाकुलर होना चाहिए। वर्नाकुलर मतलब क्या कि जो लैंग्वेज चल रहा है, हिंदी मराठी तेलुगु, उस तरह का होना चाहिए। मगर देखो इंग्लिश का थोड़ा और भी सोच बड़ा है लैंग्वेज को लेकर। देखो लैंग्वेज कैसे, वो बोल रहा है देखो इसमें भी डिवीजन है, डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस है। इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज को लेकर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, एक फैक्शन कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए, बट दूसरा जो सेक्शंस कहता है स्टूडेंट कि नो, इंडियन लैंग्वेज में ही करोगे तो ठीक रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में हर लोग ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश ही चाहते हैं, इसमें हर लोग ये जरूर चाहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन हो। क्योंकि अभी फिजिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग, बाहर का ही फिजिक्स है, हिंदी में पढ़ाया जाता है ना, मैथ बाहर का ही है, हिंदी में पढ़ाया जाता है ना, केमिस्ट्री बाहर का ही है, हिंदी में पढ़ाया जाता है ना। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? देखो, पढ़ाना तो वेस्टर्न एजुकेशन ही है, पढ़ाना तो ओरिएंटल लिटरेचर ही है, पढ़ाना तो साइंस ही है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि इंडियंस लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में पहले से जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी कहा गया कि इंग्लिश यदि हम लगा देंगे तो लोग को समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट क्या बोला इसी के अंदर, इसी के फैक्शंस के अंदर क्या बोल रहा है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा क्या बोला कि नो, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। अभी भी डिस्प्यूट जारी है। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे, अब आया मैकेले, डिबेट चल रहा है बच्चे लोग। 1833 का चार्टर भी आ चुका है, वो 10 लाख रुपए दे दिया है। अब देखो मैकेले ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया अपने हिसाब से, बोला कि ये थोड़ी होगा, क्लासेस थोड़ी होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा। अब इसका थॉट प्रोसेस देखो, अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, देखो इसका क्या सोच था, पहले सोची देखते हैं। तो लॉर्ड मैकेले माइन्यूट समझते हो ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट कह सकते हो, एक तरह से लॉ कह सकते हो, एक तरह से जैसे देखो माइन्यूट का मतलब ये होता है कि आपका एक मीटिंग हुआ और मीटिंग से क्या निकल के आया, दैट्स कॉल्ड माइन्यूट। तो जो लॉर्ड मैकेले का जो माइन्यूट था, उसने पूरा फेवर कर दिया एंग्लिस्ट को, हर क्लासिस्ट खत्म हो गया, एंग्लिस्ट जीत गया बाबू डिबेट। इसमें किसको श्रेय जाता है? लॉर्ड मैकेले को। लॉर्ड मैकेले बोला नहीं, एंग्लिस्ट का सोच सही है। क्यों ऐसा, क्यों? पहले इसका सोच देखो। क्यों? ये बिलीव करते कि जो यूरोपियन लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये कहते हैं कि अपने माइन्यूट में, बोले ना जो डॉक्यूमेंट है मीटिंग होने के बाद जो भी अपना माइन्यूट बनाए, उसमें इन्होंने लिखा है कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी कि एक छोटा सा लाइब्रेरी है, समझे ना। एक खटाल होता है ना लाइब्रेरी में स्टूडेंट, इस तरह रखने वाला किताब, एक सिंगल खटाल भी लेंगे जहाँ पे किताब रखते हैं, अलग होता है ना लेयर रखते हैं। यदि एक सिंगल सेल्फ ऑफ लाइब्रेरी भी हो जिसमें यूरोपियन बुक्स हो, वो ज़्यादा बेटर है। इंडिया में और अरेबिया में जितना भी लिटरेचर प्रेजेंट है, इतना करोड़ों अरबों खरबों प्रेजेंट होगा, उससे ज़्यादा बेटर है इंडिया वेस्टर्न लिटरेचर। देखो साफ साफ अरेबिया और इंडिया का लिटरेचर को इसने साफ साफ खराब बोला है कि जितना भी धरती पे है, यहाँ क्या कंट्री, इंडिया का धरती पे जितना भी लिटरेचर है, अरेबिया का मतलब मुस्लिम का, क्योंकि मुस्लिम लोग भी यहाँ पे रह रहे, जितना भी है वो कोई काम का नहीं है हमारे वेस्टर्न लिटरेचर के सामने में। हमारा वेस्टर्न लिटरेचर का एक सेल्फ का लाइब्रेरी ही काफ़ी है। इसका मतलब वो वही बोलना चाह रहे हैं कि ज़्यादा एडवांस है हम लोग। आ रहा है समझ में ना? देखो बिकॉज देखो ये क्या बोल रहे हैं, और भी समझो बात को। चूँकि जानते हो कि अब इंडिया, अब कोई क्या चाहते हैं, बिकॉज इट वुड इनेबल द इमरजेंस ऑफ क्लास ऑफ पीपल इन द इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारत में ऐसे लोग आ सके जो देखने में तो भले ही इंडियन लगे, इंडियन का खून रहे, इंडियन का कलर रहे, बट इंग्लिश का उसके अंदर टेस्ट रहे, इंग्लिश का उसके अंदर ओपिनियन रहे, इंग्लिश वाला उसके अंदर मोरल रहे, और इंग्लिश वाला उसके अंदर इंटेलेक्ट रहे। यानी कि देखने में केवल इंडियन लगता हो। और यही है कि नहीं? अभी बताओ, समाज में अभी भी स्टिल यही ना है? हाँ,
कैसे हम इंग्लिश एजुकेशन लेने के बाद कैसे हम अपना कस्टम्स ट्रेडिशन से कैसे रूट बदल लेते हैं, है ना। अभी देखो तुम्हारा ऊपर जनरेशन वाला लोग से तुम ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, वही वेस्टर्न कंट्रीज जो आदमी आएगा उससे तुम एक ही बार में कम्युनिकेट कर लेगा हाय हेलो करके, क्योंकि एजुकेशन वही एजुकेशन है जिसमें आप पढ़ रहे हो। आया समझ में प्रेजेंट कैसे प्रभावित है पास्ट से, क्योंकि देखने में भले ही तुम खून से इंडियन हो, कलर से इंडियन हो, मगर जो तुम्हारा अंदाज होगा, तुम्हारा जो संवाद होगा, तुम्हारा जो इंटेलेक्ट होगा, तुम्हारा जो सोचने का तरीका होगा, वो सब पूरा ब्रिटिश वाला होगा। यही मैकेले चाहता था। आया समझ में। तो मैकेले देखो एंगलाइज द एजुकेशन इन इंडिया एज अ होल सो एज टू गेट बेनिफिट्स इन देयर बिजनेस पॉलिसी। चाहता था कि ये इंडियंस लोग इंग्लिश एजुकेशन लें ताकि बहुत फायदा होगा पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। वही बात है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी भी क्रिएट होगा इससे। हाँ, मैकेले इस चीज़ पे वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम उनका एम्फेसिस था, उनका ध्यान था। वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कि कुछ को पढ़ाएंगे अपने आप तुम्हारा एजुकेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा नीचे। आया समझ में ना। तो ये जो स्मॉल अपर एकोलॉन्स है, यानी कि छोटे ग्रुप के लोग बहुत जिसमें संख्या कम है उसको पढ़ाया जाए और ऑटोमेटिकली क्या होगा, एजुकेशन मासेस तक कन्वे हो जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। समझ गए ना। हाँ, ऐसे देखो जब ये प्रेसिडेंट बने थे बच्चे लोग, वही कमेटी का, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, तो लॉर्ड मैकेले ने वो माइन्यूट लिखा था जिसमें कहा था कि यस ये कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन हम दे रहे हैं, एंग्लिएस्ट जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करेगा। वो जीत गया डिबेट को। तो क्योंकि प्रेसिडेंट है तो वीटो पावर रहेगा ही रहेगा इनके पास। ये लिख के डिबेट को ख़त्म कर दिए कि अब इंग्लिश एजुकेशन ही होगा। इन्होंने कहा कि यस इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, अपने माइन्यूट में अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, और इंग्लिश ही बेस्ट मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन के लिए, वही ज़्यादा सही है इंडियंस के लिए वही। तो कह सकते हो कि लॉर्ड मैकेले ही पहला आदमी है जिसने इंग्लिश एजुकेशन भारत में शुरू किया है, क्योंकि इसने कंट्रोवर्सी को एंड कर दिया। तो इंग्लिश वर्सेस जो क्लासिस्ट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उसको एंड करने वाले यही पर्सन हैं। आया समझ में स्टूडेंट। तो देखो उसके बाद स्टेप्स देखो, विलियम बेंटिक आ जाएंगे। हाँ, विलियम बेंटिक आ जाएगा। विलियम बेंटिक वही जान ही रहे हो तुम लोग, जिसने सती को ख़त्म किया था। वो रेजुलेशन पास कर दे, क्योंकि मैकेले माइन्यूट आ चुका है तो रेजुलेशन पास कर देंगे 1835 में। तो क्या होगा इससे ये होगा, गवर्नमेंट देखो जल्दी ही इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने जा रही है, और जितने भी फंड्स हाँ वो तुम्हारा दिया जाएगा, जितने भी फंड्स एलोकेट किया जाएगा वो सब तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज को ही फेवर करने के लिए किया जाएगा। हाँ, इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे, इंग्लिश कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो ये सभी चीज़ तुम्हारा विलियम बेंटिक ने भी ये रेजुलेशन पास कर दिया। तो 1835 में क्या हुआ, लॉर्ड मैकेले ने क्या किया, भारत का जो एजुकेशन है पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज को देखो बच्चे लोग, याद होना चाहिए तुम लोग को। इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सरकार का। अभी भारत में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। संवाद करने का जो डॉक्यूमेंट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है लैंग्वेज, वही ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। इसने क्या कर दिया, पर्सिया को रिप्लेस कर दिया। पर्शियन लैंग्वेज अब नहीं होगा ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट का लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो और एंड वाज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अब इंग्लिश चलेगा। देखो अभी तक चल रहा है इंग्लिश। तो बुझना होगा स्टूडेंट, उतना बुद्धि होना चाहिए कि जो आप प्रेजेंट में जो जी रहे हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन पास है, यहीं से कनेक्शन है इसका। तो सवाल ये है कि वाई इंग्लिश एंड यूरोपियन लर्निंग वाज प्रोपोज। आखिर मैकेले ने क्या किया था। एक तो मैकेले का बुद्धि हम समझ गए कि मैकेले का सोच क्या था, और दूसरी बात वेस्टेड इंटरेस्ट है अपना। देखो तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, मैकेले ये मानता था, ये सोचता था, इसका ये व्यू था कि इंडियन लर्निंग इन्फेरियर है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। इंग्लिश एजुकेशन कहाँ ऊपर, यहाँ का जो इंडियन जो लर्निंग है बहुत नीचे लेवल का है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इस तरह का सोच था इनका। तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न एजुकेशन फैलाएंगे वो। माइन्यूट में यानी कि इनके डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया था स्टूडेंट कि इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सुपेरियर नहीं है कि उसके अंदर साइंस है केवल, इसलिए भी सुपेरियर है क्योंकि उसके अंदर कम से कम मोरल वैल्यूज है। बात तो सही भी है, नैतिकता बहुत ज़्यादा है, एथिक्स है उसके अंदर, क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में डिफरेंस है। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया में सिविल जो हमारा जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वही स्ट्रक्चर में बहुत गड़बड़ी था हमारा। तो ये कहा कि ये मोरली एथिकली भी करेक्ट ये लर्निंग है, ये इंग्लिश लर्निंग केवल साइंस का ही बात नहीं, साइंस से तो सुपेरियर है ही है, साथ में उसमें मोरल वैल्यूज़ का भी बात है, वो भी बहुत सुपेरियर है, समझे। हाँ, इंग्लिश इंडियन क्लास वुड सब देखो जो भी इंग्लिश में पढ़ के इंडियंस लोग तैयार होंगे
वो मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में काम करेंगे। मासेस जो अनपढ़ है और बीच में क्लास तैयार होगा ना, संवाद करना आसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इंग्लिश कल्चरली डिफरेंट है मासेस से, तो फिर कैसे संवाद किया जाए मासेस से? ये लोगों को पढ़ा लिखा के, और ऐसे भी जो अप्रोच है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाला अप्रोच है कि पहले एक तबका को तैयार किया जाए। इससे क्या होगा कि वो लोग एजेंट के रूप में काम करेंगे इंडियन सोसाइटी में, एजेंट के रूप में, मिडल मैन की तरह काम करेंगे, इंटरमीडिएट्स की तरह काम करेंगे। हाँ, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी नेवर रियली कभी भी ये एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहता था स्टूडेंट, बट इंग्लिश एजुकेशन बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैड टू बी स्टाफ। मगर जरूरी पड़ा, क्योंकि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी में जो नीचे लेवल पे पोस्ट रहेगा वो तो ब्रिटिश लेने वाला नहीं है, ब्रिटिश को चाहिए हायर पोस्ट, और इतना आदमी भी नहीं होगा ब्रिटिश, तो लोअर पोस्ट में किसको भरे? तो इंडियंस को भरे। इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो खर्च करने का मन नहीं है, फिर भी कंपल्सन है कि खर्च करवाओगे तभी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, तभी देश को लंबा चला पाओगे, तभी देश को लंबा गुलाम बना पाओगे। उसके लिए चाहिए आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हिज ओपिनियन वॉज डैट पब्लिक माइंड ऑफ पीपल मे एक्सपांड अंडर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। ये लोग सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के आदमी का दिमाग विकासशील होगा, बढ़ेगा, और उसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा, और सरकार की तरफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा। इसलिए देखो जितने भी अंग्रेजी में पढ़े हैं लोग सब, चाहे बी आर अम्बेडकर हो, चाहे पूरा देखना, अंग्रेज को लेकर वैसा विरोध नहीं था, ना ही वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर। राजा राम मोहन राय खुद विरोध नहीं करते थे, वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो भारत में। सोचने वाली बात है। तो ये बोला इट कैन एनहांस देयर कैपेसिटी फॉर बेटर गवर्नमेंट, उसका और बेटर कैपेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि दिमाग एक्सपांड होगा और वो और अच्छा काम करेगा ताकि सरकार और अच्छे से चल सके और ब्रिटिश को फेवर हो सके। और कोई भी देखो मैं बार बार एग्जांपल देना चाहता हूँ, 1857 का जो रिवोल्ट में ये जितने भी एंग्लिस्ट इंडियंस थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इंग्लिश में पढ़े लिखे, सब ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ये जस्ट सीधा आयरन, यदि ब्रिटिश यदि नहीं पढ़ाया होता तो हो सकता है वो भी रिटेलिएट करता। आज हम लोग का मेंटेलिटी खुद देखो ना, आज हम लोग क्या बोले कि इंग्लिश ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ओल्ड, तो इसी में समझ जाओ ना ओपिनियन। आज हम लोग खुद बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम था, सोशोलॉजी का ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जब इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम था, एक एजुकेशन इतना अच्छा से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इक्वालिटी का, फर्टर्निटी का, जिसमें कोई भी डिमेरिट्स नहीं है, जिसमें मोरल्स है, इंटेलेक्ट है, बिल्कुल वो एजुकेशन होना चाहिए। अभी भी हम लोग बोल रहे हैं चीज़, तो वहाँ पे भी जो पढ़ लिख के जो लोग तैयार हुए होंगे वो उनका भी सोच वैसे ही होगा। हाँ, नेगेटिव देखो, आप देखो बात तो बहुत बोल दिया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होगा, मैकेले बोला ना ये चीज़। हाँ, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ओपिनियन 1 में भी यही चीज़ आया था, मैकेले ने भी यही ओपिनियन को ओके किया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होगा। मगर रियलिटी में ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ। जो पढ़ा लिखा तबका है वो एजुकेशन अपने तक ही रख लिया, मासेस को पास ऑन ही नहीं किया। तब तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। विद्यार्थी लोग, जो पढ़ा लिखा आदमी वो बहुत आगे निकल गया, क्लास वाला सोसाइटी बन गया। यहाँ पे कास्ट वाला नहीं, क्लास वाला, अमीर और गरीब वाला बन जाएगा। जो पढ़ा लिखा तबका होगा वो अमीर बन जाएगा और जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा वो गरीब बन जाएगा। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नहीं हुआ ठीक से। देखो मिजरेबली फेल हो गया, मास एजुकेशन नहीं आ पाया। एलाइट ने कभी वो शेयर ही नहीं किया बेनिफिट कॉमन पीपल्स से, वो एजुकेशन दिया ही नहीं। तो देखो गैप आ गया ना, पहले जितना गैप था उससे बड़ा गैप अभी आ गया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी और ऊपर निकल गया, वो कभी एजुकेशन ही नहीं दिया कॉमन पीपल को। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में तो ये प्रिजम्पशन था ना कि जी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो नीचे देगा अपना, नहीं दे पाया। गैप हो गया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बहुत बड़ा हो गया। इससे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, सोसाइटी में क्लास बन गया, डिविजन्स आ गया। तो इससे सोसाइटी को अच्छा नहीं होने जा रहा है, इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। देखते हो ना, अभी कोई लोग बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, समझे। मुस्लिम देखो, मुस्लिम जिसने इंग्लिश एजुकेशन को विरोध किया है उसको गवर्नमेंट का पोस्ट नहीं मिला, ठीक है ना। और एग्जैक्टली यही टाइम है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि हिंदू लोग तो ले लिए इंग्लिश एजुकेशन, ऊपर वाला कम से कम लोग सब जो ऊपर एखलन ग्रुप से आते थे वो हिंदू लोग ही थे, पढ़ने वाले लोग सब। चलो मासेस इसका अभी भी इलिटरेट है, मगर मुसलमान में तो कोई गया ही नहीं, मुसलमान में संख्या कोई गया ही नहीं पढ़ने के लिए, अधिकतर तो रह गया इधर ही। तो ये एग्जैक्टली यही टाइम है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप तुमको नजर आएगा, और ये मैक्सिमम गैप तुमको 1947 में समझ में आ जाएगा इंडिया पाकिस्तान के रूप में। तो कॉम्युनल कह सकते हो कि एक तरह से शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम में गैप शुरू हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गया। वही लिखा गया है कि स्टार्टेड
सोशली डाइवर्जिंग फ्रॉम द हिंदूज विच लेटर बिकम रूट कॉज ऑफ कम्युनल टेंशन। वो हिंदू से अलग होना शुरू हो गया। कारण क्या है कि हिंदू पढ़ लिख के आगे निकल जाएगा। अब मुसलमान ने अपोज करते रहे कि हम नहीं, हम अपना लॉ को नहीं बदलेंगे, हम सरिया से ही पढ़ेंगे, हम उर्दू से पढ़ेंगे, हम पर्सिया से पढ़ेंगे, जो बात है हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। क्योंकि जानते हो कि जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा बैक वाला थॉट प्रोसेस है। हिंदू जल्दी रिफॉर्म किया अपने आप को। हम देखें हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हिंदू ने ज़्यादा किया अपने आप को रिफॉर्म। मुस्लिम उतना नहीं कर पाए जितना उसको करना चाहिए था, और वो गैप अभी भी दिखता है। बोलो हम गलत बोल रहे हैं क्या? अभी भी वो गैप दिखता है। यदि इन लोग के अंदर भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो जाता तो हो सकता है कि आज बराबर रहते हम लोग। तुम खुद देखो, सिख इतना आगे निकल गया, पारसी इतना आगे निकल गया, मुस्लिम क्यों नहीं निकल पाया? वो मुस्लिम अपने थॉट प्रोसेस में ही फंस के रह गया। जरूरी था कि उसको भी वेस्टर्न एजुकेशन अपनाना, जैसे बाकी कम्युनिटी ने अपनाया, बाकी रिलीजियस कम्युनिटी ने अपनाया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, समझे? यहाँ पे भी एक कॉज है। यहाँ पे देखो, अब चलो मैकेले का माइन्यूट जो भी आया उसका रिएक्शन, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं। जो हायर क्लासेस लोग हैं वो तो बोले अप्रिशिएट किए, हाँ, एंड ईस्ट इंडिया, हाँ, सम पीपल ऑफ हायर क्लासेस इन इंडिया एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रिशिएट मैकेले। बोला वाह बहुत बढ़िया है, ये एक पाथ दिखाएगा, ये एक रास्ता दिखाएगा, ये टॉर्च बैरियर है, ये समझे ना, आगे दिशा देगा, प्रोग्रेस होगा इससे। सोशल रिफॉर्म में देखो वही राजा राम मोहन रॉय टाइप के लोग सब ने सपोर्ट कर दिया, बोला कि यस ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा टूल है, माध्यम है, जिसके द्वारा जितने भी गलत गलत जो सोशल एविल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं भारत की सोसाइटी में वो रिमूव हो जाएगा। जैसे तुम्हारा वही सती सब, और जो भी गंदा गंदा ऑर्थोडॉक्सी है, सुपरस्टिशियस बिलीव है, वो तुम्हारा साइंटिफिक एजुकेशन पढ़ने से खत्म हो जाता है। तो सही थॉट प्रोसेस। और दूसरी बात, जितने भी एजुकेटेड क्लास थे उन्होंने सपोर्ट किया कि यस अच्छी बात है, इंडियंस को जॉब भी मिलेगा, ये बहाना है ना। दूसरी बात है कि साइंटिफिक बुद्धि खुलेगा, रैशनल थॉट प्रोसेस होगा, सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करते हैं हम मैकेले का माइन्यूट को। मैं एक तरफ देखो, इसके ऊपर आरोप लगा कि बहुत तेज़ी से डिसीजन ले रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को फैलाने के लिए। इतना भी क्विक नहीं करना चाहिए जितना इसने क्विक करने का प्रयास किया है, बहुत तेज़ी से। बताओ, इतना दिन तक सिस्टम तो पहले वाला ही चल रहा था, तुम अचानक लगा रहे हो, अचानक कैसे लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएगा? सवाल ये भी है। दूसरी बात देखो कि मैकेले के ऊपर आरोप भी लगाया है कि मेरा जो ओरिएंटल लिटरेचर था, मेरा जो इंडियन लिटरेचर था, जो मेरा इंडियन रिलीजन था हिंदू, उसको तो आपने तार तार किया है। क्योंकि आपका मन में क्रिश्चियन मिशनरी को लेकर ही है सॉफ्ट कॉर्नर, कि क्रिश्चियनिटी में होगा, आपका धर्म से वो दूर चला जाए, मतलब हिंदू से वो निकल जाएगा, ये भी आरोप लगता है। मुस्लिम देखो हॉस्टाइल, मुस्लिम तो ये एजुकेशन पॉलिसी पे बिलीव ही नहीं करेगा। और जो मुस्लिम ने विरोध किया इंग्लिश एजुकेशन को लेकर, तो उसको गवर्नमेंट पोस्ट मिला ही नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं हुआ कि उसको पोस्ट मिला जाए। और दूसरी बात है, बेटी को खुन्नस हो गया उससे, क्यों देगा उसको पोस्ट? तो हिंदू से डाइवर्ज होना शुरू हो गया, बाद में वही कम्युनल टेंशन कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन है बाबू, ये तो कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा जमींदार हो या जो भी पढ़ा लिखा तबका हो, इसने कभी भी मासेस को जाके, अपने टेनेंट्स को जाके कभी भी एजुकेशन नहीं दिया बाबू। डिड नॉट गो बैक एंड एजुकेटेड हिज टेनेंट्स। यानी कि जो मासेस को जो करना चाहिए था, जमींदार क्या है, उसके ज़मीन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं ना, किराएदार वाले फार्मर्स होंगे ना, कभी भी जाके वो नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया है, बस एजुकेशन अपने अंदर रख के बैठा हुआ है। गलत चीज़ है, क्योंकि पढ़ाया इसलिए गया था ऊपर का तबका को, ताकि वो एजुकेशन नीचे जा सके। मतलब वो फेल कर गया नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको प्रिज्यूम करके आया था मैकेले या ओपिनियन 1 में, जो इंग्लिश वर्सेस क्लासिस्ट का जो कंट्रोवर्सी हो रहा था, वो पूरी तरीके से वो थ्योरी फेल कर गया, क्योंकि कुछ ही लोग पढ़ के निकले। इसकी वजह से सोसाइटी में इनफैक्ट बुरा भी हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, और मुस्लिम डाइवर्ज हो गया हिंदू से, वहीं से वो पीछे चला गया, और अभी तक स्टिल पीछे। बात समझ में आ गया ना लॉर्ड मैकेले वाला? आगे देखो, अब देखो, जब ऐसी बात है तो मास एजुकेशन होना चाहिए, मास एजुकेशन होना चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी। सही बात है ना? तो देखो, इसमें जाता है सर चार्ल्स हुड को क्रेडिट जाता है, इसलिए हम कहते हैं हुड डिस्पैच। क्या कहते हैं? हुड डिस्पैच। हुड डिस्पैच का मतलब क्या, वो भी कह सकते हो कि जैसे माइन्यूट देखे थे ना, मीटिंग हुआ, जो भी बना उसको, जो भी बना आफ्टर टेकिंग द डिसीजन इन द मीटिंग, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट बना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइन्यूट कहते हैं। डिस्पैच का मतलब भी वही होता है कि जो आपने सौंपा, एक पेपर डॉक्यूमेंट, ये आपका जो बिलीव है, तो हुड डिस्पैच को लाया गया। तो क्या है पहले समझो, मैकेले का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल कर गया, मास एजुकेशन नहीं फैल पाया भारत में, बहुत सारे रीजन से नहीं जा पाए, हम जानते हैं रीजन्स। हाँ, अब देखो रिन्यू करने की बात है ना, बच्चे लोग 20-20 साल में रिन्यू हो रहा है ना। हाँ, 1853 का टाइम याद करो, 1853 का टाइम जानते हो, कंपनी को लगभग ऑलमोस्ट रिन्यू नहीं किया गया कंपनी को,
कंपनी को 20-20 साल का मिल रहा था ना, इसमें बोला गया ना कि नहीं देंगे, बैलेंस करने के लिए उधर का भी इधर का भी बैलेंस करने के लिए नहीं दिया गया था, रिन्यू नहीं किया गया था। 1813 में 1 लाख रुपया दिया गया, 1830 में 10 लाख रुपया दिया गया, ये भी बोले थे, है ना। अब डायरेक्टर ने क्या किया, जो कंपनी का जो कह सकते हो DOC और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसने कहा कि नो, अब डेफिनेट पॉलिसी होना चाहिए एजुकेशन को लेकर भारत में, क्योंकि ये लॉर्ड मैकेले का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल कर गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि कंप्रिहेंसिव सर्वे हो, इंटायर एजुकेशन कैसे भारत में फैलाया जाए। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC बना, उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे और कोई नहीं, सर चार्ल्स हुड थे, और उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया उसी को कहते हैं हुड डिस्पैच। तो डिस्पैच का मतलब ही डिक्लेरेशन है कि हम क्या सोच रहे हैं, रिफॉर्म्स एक तरह से कह सकते हो, और 1854 में दिया गया। बाबू ये उससे भी तगड़ा चीज़ है, मैकेले हम्बल बिगनिंग है, ये पूरा है, और बहुत ही सुंदर अप्रोच। आज भारत में जो एजुकेशन जो विस्तार हुआ है, कोना कोना गया है, तो उसका क्रेडिट हुड डिस्पैच को जाता है। कैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हुड डिस्पैच न्यू एजुकेशनल पॉलिसी वेर फ्रेम। तो इसके रिकमेंडेशन के हिसाब से नया नया पॉलिसी बना। तो नया पॉलिसी क्या है बच्चे लोग देखोगे, पर उससे पहले समझो कि हुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। मैग्ना कार्टा वर्ड सुने हो ना, फारूक सियार ने जब इशू किया था फरमान, तो उसको भी मैग्ना कार्टा कहा जा रहा था ब्रिटिश के लिए। मैग्ना कार्टा मतलब क्या कि जो तकदीर चेंज कर दे। आइए मैग्ना कार्टा का हिस्ट्री भी बताए थे, इंग्लैंड से शुरू हुआ था ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि यही मैग्ना कार्टा स्टार्टिंग है जहाँ पे किंग ने अपने पावर को सरेंडर किया था। बिल्कुल, तो कभी भी कोई भी बहुत भयानक चीज़ होने जा रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट से, तो उसको मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। तो ये जो हुड डिस्पैच एक तरह से मैग्ना कार्टा है भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो कैसे देखो, अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा जी, मोरल कैरेक्टर यूथ जनरेशन का बढ़ाया जाएगा, ठीक है, बेटर किया जाएगा, ये लोग को सुपरस्टिशियस बिलीफ से हटाया जाएगा, मास एजुकेशन प्रमोट किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग समझे, ITI ये सब प्रमोट किया जाएगा इंडियंस के बीच में, ताकि वो लोग के अंदर स्किल डेवलप्ड हो सके। हाँ, यहाँ के नेटिव्स को, यहाँ के इंडियंस को पढ़ाना है, एक पब्लिक सर्वेंट क्रिएट करना है, तो कि हमारा काम कर सके, सोच तो रहेगा ही रहेगा। और वेस्टर्न नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वेस्टर्न कल्चर इंडियंस को बताना है, ताकि इंडियंस फैमिलियर हो जाए कि इंग्लैंड में, यूरोप में क्या चलता है। और यदि इंडियन फैमिलियर हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सही बात है ना। जब देखेंगे कि हमारे टाइप का ही लोग हैं तो हम काहे विद्रोह करेंगे जी। विद्रोह तब होता है जब ओपिनियन अगेंस्ट हो एक दूसरे का, तब ना विद्रोह होगा। तो मैग्ना कार्टा देखो, इसमें क्या है मेन चीज़, तो यही तो है विद्यार्थी लोग, यही तो है मेन चीज़। देखो अब देखो मैग्ना हुड डिस्पैच में क्या रिकमेंडेशन गया था, क्या सुझाव गया था कि क्या क्या करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ना है जी, है ना। अभी देखो 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन लगेगा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है, क्योंकि 1833 के बाद जानते हो जो चाइना ट्रेड था, टी ट्रेड था, वो भी खत्म कर दिया गया। अब प्योरली वो पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है। तो सरकार का मतलब अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखो तो सरकार को, भारत सरकार को याद करो विद्यार्थी लोग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ओवेन हस्टिंग। कौन बने थे? बेंटिक। हाँ समझ में आया, बोल गया। देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एजुकेशन के लिए, वो खुद फैलाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रहा है वो गवर्नमेंट में आ चुका है। अब हो गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी काम करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ आदमी को पढ़ा दोगे वो करेगा, नहीं, सरकार को खुद करना पड़ेगा वो चीज़, सरकार को उतरना पड़ेगा बीच में। वो एलाइड क्लास पढ़ाने नहीं जा रहा है, आया समझ में? ग्रेडेड सिस्टम होगा, बच्चे लोग यही ना पढ़ता है तुम लोग, ग्रेडेड सिस्टम होगा। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जाते हो ना, और तुम्हारा एक परफॉर्मेंस होता है ना, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर, उसमें यदि सही कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट क्लास प्रमोट हो गए। ये व्यवस्था अभी लाया गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्राइमरी स्कूल कहाँ पे होगा? विलेज में होगा, गांव में होगा। और किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? देखो बच्चे लोग यही कहते हैं कि जो मैकेले का जो सोच था, मैकेले ने क्या किया था, खाली इंग्लिश लगा दो, जहाँ जहाँ मन करे वहाँ इंग्लिश लगा दो। हुड डिस्पैच ने ऐसा नहीं किया है। ये चालाक है, ये चतुर है, ये समझता है इंडिया को, क्योंकि ये तो फील्ड रिसर्च किया, इसको लगा कि बच्चा लोग इंग्लिश कुछ नहीं बूझने वाला है। तो इसने क्या किया कि जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए विलेज लेवल पे, वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। जो भाषा वहाँ पे प्रिवेल्ड है, जो भाषा है वहाँ पे, हिंदी है तो हिंदी में पढ़ाओ, मराठी है तो मराठी में पढ़ाओ, बंगाली है तो बंगाली में पढ़ाओ, तेलुगु है तो तेलुगु में पढ़ाओ। इस तरह का प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल समझ रहे हो ना, क्लास 5 सब कह सकते हो। हाई स्कूल एंड कॉलेज में, हाँ, ऊपर वाला में वो डिस्ट्रिक्ट पे स्कूल होगा, उसमें एंग्लो भी डालो, वर्नाकुलर भी डालो, इंग्लिश लैंग्वेज भी डालो, और वहाँ का जो भाषा है वो भी डालो।
हाँ, जब बच्चा लोग यूनिवर्सिटी जाएगा जो कि प्रेसिडेंसी टाउन में होगा, प्रेसिडेंसी टाउन पूछता है ना तुम लोग, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी होगा तो बस उसी में इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ये तुमको ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा होगा, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि नहीं, बताओ तो? वो बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ है। और उतना ही नहीं, फीमेल एजुकेशन पे काम करना होगा, ITI वोकेशनल एजुकेशन पे काम, वेस्टर्न एजुकेशन पे, सेकुलर एजुकेशन पे, साइंटिफिक एजुकेशन में, टीचर ट्रेनिंग भी होना है। कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये सभी चीज़ पे काम होना चाहिए। हाँ, इंडियन लैंग्वेज में तुम्हारा वो होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज में ही मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि लोग कम्युनिकेट कर सके, पकड़ सके, सो डैट यूरोपियन नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड टू द कॉमन पीपल थ्रू देयर वर्नाकुलर। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो आप यूरोपियन वाला सोच डाल सकते हो अंदर। अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना हिंदी में, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम क्या हो रहा था उस समय? बात समझे ना? तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज़ करके जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी फैलाया जा सकता है। तो इसलिए प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रमोट किया जा सकता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे केवल इंग्लिश होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं, ये जो हुड डिस्पैच है अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल्ड प्लान है कि कैसे भारत में एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, हाँ रिकमेंडेशन, इसमें देखो इसमें क्या बोला गया, रिकमेंडेशन देखो बच्चे लोग, इसमें कहा गया कि यस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब और कुछ नहीं, एक मिनिस्ट्री होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी डिपार्टमेंट है कि नहीं बताओ तो? अभी मिनिस्ट्री ऑफ HRD है ना जी, वही एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल वहीं से ये आया है कि अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए एजुकेशन के लिए, एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, पोर्टफोलियो एक अलग से होना चाहिए, समझे? और ग्रांट्स इन ऐड होना चाहिए ताकि प्राइवेट प्लेयर्स सब, अभी प्राइवेट स्कूल है कि नहीं है, यानी कि सरकार क्या करे, कुछ पैसा दे प्राइवेट प्लेयर्स को ताकि प्राइवेट प्लेयर्स आके स्कूल कॉलेज सब खोले। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी ये तुम्हारा हुड डिस्पैच दे रहा था, कह सकते हो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये। टीचर ट्रेनिंग का बात था, इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इसमें मास एजुकेशन का बात किया गया, इसमें ये क्या इंडिजिनियस स्कूल ये डेवलप्ड हो, ये बात है इसमें। लैंग्वेज टीचिंग देखो इसमें क्या बोला गया, रीजनल लैंग्वेज भी होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज भी होना चाहिए स्कूल सब में। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इंडियंस का भी ख्याल रखा जा रहा है, समझ गए ना? वोकेशनल ट्रेनिंग का बात किया गया, वोकेशनल एजुकेशन का बात किया गया, इसमें स्कॉलरशिप तक देने का बात है गरीब लोग को। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हुड डिस्पैच देखो, हायर एजुकेशन प्रमोट किया जाए, कहाँ पे? प्रेसिडेंसी टाउन में, यूनिवर्सिटी के रूप में, कलकत्ता, मद्रास और वो मुंबई। तो हम कह सकते हैं कि हुड डिस्पैच सच में ही मैग्ना कार्टा है, सच में ही मैग्ना कार्टा है। हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे हम लोग कि जो जितना क्लेम किया जा रहा है क्या उतना हुआ? तो इतना आसान नहीं है एजुकेशन को फैला देना घर घर तक। देखो तो रियलिटी भी देख लो, मास एजुकेशन और ह्यूमन एजुकेशन का जो बात किया जा रहा है रियल में हुआ ही नहीं कर रहा, कोशिश किया गया मन नहीं गया नीचे। नंबर 1 जो वोकेशनल एजुकेशन का बात किया गया था, वही ITI करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, वो भी नहीं हुआ, और वो चीज़ लगातार पोस्टपोन करते चला, पोस्टपोन किया, आप करवाएंगे, कभी हुआ नहीं रियलिटी में। जो ग्रांट इन ऐड का बात था ना कि प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा ताकि प्राइवेट प्लेयर कॉलेज सब खोले, स्कूल सब खोले, ध्यान दो यहाँ पे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि फंड ही नहीं ठीक से रिलीज करता था, टाइम पे ग्रांट देता ही नहीं था तुम्हारा कंपनी। प्रॉब्लम ये वही कंपनी मतलब उस समय का गवर्नमेंट। और डिस्पैच ने देखो लास्ट में ये पढ़ लिख के क्या बना, क्लर्क बना, अकाउंटेंट बना। तो कोई बहुत भयानक पढ़ के कोई भयानक कोई फिलोसोफर नहीं बन गया, पढ़ के कोई बहुत भयानक सर्वेंट नहीं बन गया, सिविल सर्वेंट नहीं बन गया। जो भी निकला है छोटे क्लास के लोग सब बन के निकले हैं। एंड डिड नॉट डेवलप कैरेक्टर एंड लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट। विद्यार्थी लोग के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ कि जो देश के लिए लड़े। तो ये तो कभी भी देश के लिए लड़ने के लिए तो पढ़ाएगा नहीं, जो बात है समझ रहे हो। तो बाद में यूथ आएंगे, भगत सिंह टाइप के लोग आएंगे, वो दिमाग अपना लगाएंगे अपना। तो इनके पढ़ाई से कोई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ किसी का। डेवलप भी हो रहा था, क्लर्क डेवलप्ड हो रहा है, हाँ अकाउंटेंट जो नीचे का लोग सब है वो डेवलप्ड हो रहा है। हाँ आज ज़्यादा इसका जो डिस्पैच था खाली इसका दिमाग था कि वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर फैलाए। यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ का बुक से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी में बता रहा हूँ। वो डिस्पैच देखो ना पार्शियल एटीट्यूड था क्रिश्चियन मिशनरी को लेके। हाँ क्रिश्चियन रिलीजियस बुक तुमको इजीली अवेलेबल मिल जाता था विद्यार्थी को। लाइब्रेरी में पूरा क्रिश्चियन बुक भरा हुआ है। एक न एक दिन तो लाइब्रेरी जाएगा ना विद्यार्थी लोग, आस्ते आस्ते फेमिलियर हो जाएगा उससे। तो जो रखा गया, जो सपना दिखाया गया रियलिटी में वैसा हुआ नहीं, मगर फिर भी प्रयास तो भयानक था।
ठीक है, ऐसे भी जानते हो कौन एजुकेशन में कर देता है, बहुत टाइम लगता है एजुकेशन नीचे तक। अभी तक 2024 हो चुका है, अभी तक क्या एजुकेशन का लेवल है भारत में क्या नहीं जानते हो क्या तुम लोग? तो मगर प्रयास तो था बहुत भयानक, ये नहीं हुआ वो दूसरा विषय है। देखो तो हु डिस्पैच देखो कुड नॉट रिमूव द जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो इम्बैलेंस था उसको रिमूव नहीं कर पाया। द रिच पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश, बताओ जो रईस लोग थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते थे, जो कि अभी भी होता है ना। द गवर्नमेंट ग्रेजुअली स्टॉप, देखो सरकार ने उसको फाइनेंशियल एड भी देना बंद कर दिया, ग्रांट भी देना बंद कर दिया स्कूल सबको। तो देखो हो गया ख़त्म बात। हाँ, तो ये जो भी स्कूल बना है वो कोई काम का नहीं, जो पढ़ाई हो गया, यानी कि स्कूल बनना नहीं बनना बराबर ही बात है। क्योंकि सरकार को जो फंड, अच्छा सरकार यदि फंड नहीं देगी गवर्नमेंट स्कूल को, यदि सरकार फंड नहीं देगी गवर्नमेंट अस्पताल को, क्या वो चल पाएगा आगे? नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाबू सोच है इन लोग के अंदर। हावेवर फिर भी देखो इसका रिजल्ट देखो, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट देखो, समझो बच्चे लोग, तुम लोग आज IIT का बात करता है। देखो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुल गया रुड़की में 1847 में, आया समझ में? 47 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और कहीं नहीं, समस्तीपुर में खुला है ये, जो पूसा बोलते हैं, बेगूसराय के बगल में जो समस्तीपुर है, देखो 1847 में खुला था ये। जाओगे ना समस्तीपुर दिख जाएगा ये। बेथुन स्कूल तो जानते हो तुम लोग, बेथुन स्कूल के बारे में पहले पढ़ चुके हो, है ना। GAD बेथुन ने ये इस्टेब्लिश किए थे ना, बेथुन प्रेसिडेंट थे उसके, वही बेथुन जहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी पढ़ाते थे, वही जहाँ सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे। UPSC में क्वेश्चन भी पूछ लिया था इससे रिलेटेड। अब बेथुन स्कूल क्या था कि गर्ल्स लोग आए, हाँ बेथुन का प्रयास था कि गर्ल्स लोग भी एजुकेटेड हो यहाँ पे। हाँ, ये बंगाल का रीजन है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता खुला, देखो 3 यूनिवर्सिटी तैयार हुए हैं बच्चा लोग, वही देखो ना, तीनों यूनिवर्सिटी क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था ना जी, देखो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड योर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। टाइम देखो बच्चे लोग 1857 नजर आ रहा है। हाँ, तो 1857 वही बोला, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में तीनों प्रेसिडेंसी बने हैं, सेटअप हुए हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वर इस्टेब्लिश इन ऑल प्रोविंस, सब पूरा डिपार्टमेंट बोले थे ना, एक उसमें रिकमेंडेशन था ना कि डिपार्टमेंट बनना चाहिए एजुकेशन का। तो जो, क्योंकि कंट्री एक नहीं है अभी, तो हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनेगा एजुकेशन से रिलेटेड। तो कह सकते हो कि यही हुड डिस्पैच के बाद इंडिया में देखो वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूरोपियंस, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल, मिशनरी इंटरप्राइजेस, ये बढ़ना शुरू हो गया। मिशनरी सब भी आ रहे हैं। याद करो तुम लोग को बताया गया था एक, जिसको प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है। बताओ तो, कभी बताए थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में तुम लोग को, जो 31 ईयर्स तक ही जी पाए, फिर उसके बाद मर गए थे, वो जो बाहर के कॉलेज के आए थे टीचर, हेनरी डिराजियोस, उसी का रिजल्ट तो है। तो ये लोग आएंगे पढ़ाने के लिए, बताए थे ना कि इंग्लिश टीचर थे, बिल्कुल है ना। ग्रेजुअली प्राइवेट इंडियन एफर्ट अपीयर्ड, देखो बाद में जब ये लोग छोड़ दिया तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स इंडियंस लोग भी आने लगे उसको चलाने के लिए। समझ गए, कंप्लीट कर दिए हैं विद्यार्थी लोग कंपनी रूल के अंदर क्या क्या चला है, और आने वाले समय में देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्या क्या एफर्ट किया गया है तुम्हारा एजुकेशन के लिए। कंप्लीटेड।